दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स मजाक में और मैं हूं दोस्तों इंजीनियर केजे सराय। तो दोस्तों हम लोग समांतर श्रेणी के क्लास को जारी रख रहे हैं, समांतर श्रेणी को पढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगा। और आप प्लेलिस्ट में मैं इसका वीडियो को प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ होगा, वहाँ से आप वीडियो को खोलिए और आसानी से देखते जाइए और वीडियो को समझते जाइए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में जो है आपको पहले बताए थे कि समांतर श्रेणी का जनरल टर्म कैसे ज्ञात करते हैं, सामान्य पद कैसे ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बता रखा था कि जोड़ते कैसे हैं, इन पदों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। ये सब तमाम बातें हो चुकी थी। अब हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड पर पड़ा हुआ दिख रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। आइए इसको सोल्व करके देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। और हाँ, याद रखिए दो फार्मूला मैंने फिर से आपको याद दिला देता हूँ। दो फार्मूला जो बता रखा है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला से आप परिचित हो। दूसरा फार्मूला मैंने बताया था एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये दूसरा फार्मूला था। और ये तीसरा और लास्ट फार्मूला जो मैंने बता रखा था एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन। ये तीन फार्मूला केवल एपी में होते हैं और इन्हीं तीन फार्मूला का यूज करके हम लोग पूरे एपी को सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को भगा भगा कर मत देखिएगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। शुरू से लास्ट तक लगातार वीडियो को देखते जाइएगा और उससे क्या होगा कि आप आसानी से समझ पाएंगे। अगर वीडियो को भगा कर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज़्यादा फायदा होने वाला है। इसलिए वीडियो को भगा कर मत देखिएगा, आराम से शुरू से लास्ट तक देखते जाइएगा और फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से आज के वीडियो को। तो क्वेश्चन देखिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका एनवां पद ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n से दिया जाता है। तो याद आया कुछ आपको? अगर आप पहले शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो याद आ रहा होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बना रखा था कि कैसे अगर इस टाइप से ए एन इस तरह से डिफाइन हो तो उस एपी को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, वहां पर मैं बताया था आपको, है ना। अगर आप नहीं है देखे हैं, चैनल पर नए नए हैं, तो मैं बार बार बोलता हूं कि यहाँ से मत देखिए, पहले बेसिक क्लास को देखिए, पहला वाला वीडियो को देखिए। पहला वाला वीडियो को देखेंगे, बेसिक क्लास को देखेंगे तो फिर गणित आपको आसानी से समझ में आएगा। हम जो भी पढ़ाते हैं वो आराम से आप समझ आएंगे। और अगर आप बेसिक क्लास को नहीं देखे होंगे तो फिर अगर आप यहाँ से डायरेक्ट देखना शुरू करेंगे तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा। आइए चलते हैं इसमें। तो इसको मैंने क्या बता रखा था कि आपको गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में यहाँ पर दिया हुआ है कि ए एन इज इक्वल टू 3 + 2n। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि इस एपी को ज्ञात करने के लिए n के जगह आप 1 रख दोगे तो पहला पद ज्ञात हो जाएगा। n के जगह अगर आप 2 रख दोगे तो दूसरा पद ज्ञात हो जाएगा। n के जगह अगर 3 रख दोगे तो तीसरा पद ज्ञात होगा। इस तरह से चलते चला जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इस तरह से ज्ञात होते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, आइए चलते पहले उस एपी को ज्ञात कर लेते हैं, पहला पद को ज्ञात कर लेते हैं, डी को निकाल लेते हैं और 24वां पद को ज्ञात कर लेते हैं और फिर आसानी से हम लोग एसएन निकाल देंगे। तो पहला पद अगर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या रखेंगे, a1 इज इक्वल टू 3 + 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है ना। और n का मान कितना लिए हैं यहाँ पर हम लोग 1, तो a1 इज इक्वल टू हो गया 3 + 2। क्यों 2? क्योंकि पहले हम लोग जोड़ नहीं सकते, यहाँ पर बॉडमास का रूल फॉलो होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर देखिए a1 इज इक्वल टू हो गया 5। उसी तरह अगर हम लोग a2 निकालने के लिए जाएंगे तो a2 इज इक्वल टू 3 + 2 × 2। तो यहाँ पर a2 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पर बोर्ड मास लगाएंगे, है ना। 3 और 2 को नहीं जोड़ेंगे, पहले गलत हो जाएंगे, तो +4 हो जाएगा। तो a2 इज इक्वल टू हो गया 7। उसी तरह तो यहाँ पर देखिए, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका एनवां पद, मतलब क्या, एनवां पद इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एपी में है ना। तो ये एपी में है तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। अगर कहता कि चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं, तो फिर क्या करते हैं हम लोग a3 a4 तक निकालते हैं और चेक कर लेते 2-3 पद में लगातार डी का मान वही आ रहा है कि नहीं। अगर डी का मान वही नहीं आता तो एपी में नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एपी में है, कंफर्म है हम, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। हम पहला दूसरा पद इसलिए निकालें ताकि हमें डी का मान निकालने में सहूलियत हो। तो अब हम लोग डी का मान निकालेंगे। तो डी का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, तो डी इज इक्वल टू a2 - a1 या a केवल लिख देते हैं।
तो d इज इक्वल टू 7 माइनस 5। क्यों 7? a2 का मान 7 और a का मान कितना है 5, तो d का मान कितना हो गया, तो ये हो गया 2। ठीक है ना, तो d का मान निकल गया। तो अब d का मान पता चल गया, a का मान पता चल गया। अब चलो हम लोग 24वां पद को डायरेक्ट निकाल लेते हैं और फिर फार्मूला में पुट कर देंगे तो आराम से आंसर आ जाएगा। और नहीं तो हम लोग अभी भी इस फार्मूला में अगर डायरेक्ट पुट कर दें तो भी आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर जब ये इस तरह से डिफाइन है तो a24 भी निकालने में कोई ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 + 2 × n दिया हुआ है, तो ये 24 हो गया है ना। तो a24 इज इक्वल टू हो गया 3 + 24 × 48, a24 इज इक्वल टू हो गया 51। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए ये 24वां पद भी हम लोग निकाल लिए। अब देखिए एसएन बराबर अगर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो एसएन इज इक्वल टू, तो एसएन के जगह पर हमें 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस 24 इज इक्वल टू हो जाएगा, एन का वैल्यू हो गया 24/2 और ए का वैल्यू हम लोगों का कितना निकल कर आया था 5 और ए एन का मान आया था 51, तो ये हो गया 51। अब यहाँ पर 2 से 12 बार में कट जाएगा, तो S24 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 × 51 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 56। तो इसका मतलब है कि S24 बराबर हो गया 12 × 6 = 72 का 2 हासिल 7 बराबर 60 और 7 67, 672। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 672। लेकिन अगर कोई बंदा चाहता कि नहीं मैं अगर ए का मान निकाल चुका हूँ और डी का मान निकाल चुका हूँ, ए और डी का वैल्यू ज्ञात करने के बाद वो चाहता कि इस फार्मूला से जाऊं, तो देखिए इस फार्मूला से भी आंसर वही होता है। कैसे? S24 इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना है 24/2 और ये देखिए 2a, तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो ये 5 हो गया प्लस n - 1 × d, n कितना है 24 - 1 और d का वैल्यू कितना निकाल कर लाए थे हम लोग, तो 2, तो यहाँ पर ये 2 हो गया। यहाँ पर देखो आप S24 इज इक्वल टू इस फार्मूला पे लगा रहे हैं तो 24/2 हो गया है ना, और 2a, तो 2 के जगह 2 लिख दिए और a, तो a यहाँ पर दिया हुआ है ना 5, तो बिल्कुल यहाँ पर 5 लिख दिए और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब बीच में क्या है गुणा है, प्लस अभी देखिए n - 1, n कैवा पद है 24वां, तो 24 - 1 और यहाँ पर कोष्ठ डाल दिए और 2। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर बोडमास का रूल फॉलो होगा और उस बोडमास के रूल में सबसे पहले अगर कोष्ठ हो तो छोटा वाला कोष्ठ का काम कर लेते हैं। छोटा वाला कोष्ठ का काम करने के बाद तभी आगे बढ़ते हैं मझिला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ की ओर। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमें केवल एक कोष्ठ दिया हुआ है, छोटा कोष्ठ और एक बड़ा कोष्ठ, तो सबसे पहले छोटा वाला कोष्ठ का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा S24 इज इक्वल टू, ये बाहर का काट सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 12 हो गया और ये 2 × 5, तो 2 बचे कितना हो गया दोस्तों, तो 10 और प्लस ये देखो घटा लो 24 में से 1 गया कितना हो गया 23, तो 23 हुआ और ये यहाँ पर कुछ नहीं है तो कोष्ठ हटेगा, तो यहाँ देखो 23 गुणा हो जाएगा ये 2, क्यों गुणा, क्योंकि कोष्ठ हटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो S24 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 12 × 10 प्लस 23 दूना कितना हो गया दोस्तों 46 होता है ना, तो S24 बराबर हो गया 12 × 46 और 10 कितना होता है 56। अब इसको यहाँ पर देखिए 12 × 56 आया था ना, यहाँ पे भी आ गया ना 12 × 56, मतलब S24 का मान हो गया 672। तो ये देखिए यहाँ से भी आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, जैसे इस क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हैं, तरीकाएं बहुत होती हैं, जैसे यहाँ 2 तरीका तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे A24 का मान हम ऐसे निकाल रहे थे कि 51 हो गया, लेकिन आप जो फॉर्मूला ये जानते हो इसमें भी फिट करोगे तो 51 आएगा। देखो कैसे, A24 इज इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n - 1 × d, तो 24, n का मान -1 और d का वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना, यहाँ पर देखो d का वैल्यू निकाले थे 2, तो ये 2 हो गया। तो A24 बराबर हो गया 5 जोड़ 24 में से 1 गया था 23 गुना 2, तो A24 बराबर हो गया 5 जोड़ 46 और 46 और 5 कितना हो गया दोस्तों 51। मतलब देखो यहाँ से भी A24 51 निकाल दिए, कोई ऐसे भी निकालता तो 51 निकल जाता, और अगर कोई ये छोटा वाला फार्मूला लगाकर जोड़ता तो भी आंसर तक पहुँचता, यहाँ पे छोटा वाला फार्मूला से तो भी आंसर और बड़ा वाला फार्मूला लगाता तो भी आंसर तक पहुँच जाता है ना आसान। बिल्कुल एपी बहुत आसान है, केवल 2-3 सूत्र पे पूरा क्वेश्चन पूरा चैप्टर बन जाता है, तो इसलिए एपी से घबराए नहीं, एकदम आसान है एपी। और एपी एक बार अगर आप सीख जाएंगे तो किसी भी चीज़ को जोड़ना, खासकर वो अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसको जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे सम संख्या का योग निकालेंगे तो, विषम संख्या का योग निकालेंगे तो सम संख्या और विषम संख्या का कॉमन डिफरेंस 2 होता है। क्यों? क्योंकि 2 के बाद कितना आता है 4, 4 के बाद कितना आता है 6। उसी तरह विषम संख्या 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाता है सेम हो जाता है। किसी चीज़ का पहाड़ा का योग निकालना है तो वहाँ भी
कॉमन डिफरेंस सेम क्यों, क्योंकि 6 का पहाड़ अगर आप पढ़ते हो 6 दूना 12 तिया 18 मतलब 6 का डिफरेंस हो रहा है। 7 का पहाड़ा पढ़ोगे 7 दूना 14 तिया 21 मतलब 7 का डिफरेंस हो रहा है। यानी कि आप कोई भी पहाड़ा को भी आसानी से जोड़ सकते हो। मतलब एपी अगर सीख जाते हो तो गणित आपके लिए खासकर जोड़ने वाला चीज जो होता है बहुत आसान हो जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले इस बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ये देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बात तो वही है ना, सिर्फ 3 फार्मूला है, वही 3 फार्मूला में से कोई फार्मूला लगेगा, आंसर तक पहुंच जाएंगे, तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर 636 योग, योग मीन्स क्या होता है, जोड़, यानी कि जोड़ प्राप्त करना है। इसका मतलब है कि हम लोग जोड़ वाला ही सूत्र पर दिमाग कंसंट्रेट करेंगे, लेकिन करेंगे उससे पहले क्या करना है, ए और डी को पता कर लेना है कि हमारे पास ए और डी है कि नहीं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन लिखने के बाद देख लेंगे एनवा पद हमें तो पता नहीं है, एन कितना होना चाहिए, कितने पद लेने चाहिए, डॉट 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 मारा हुआ है, लेकिन जोड़ दिया हुआ है कि 636 हो जाना चाहिए। इसका मतलब है जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं और फिर देखते हैं किस फार्मूला से हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला को लिखते हैं, सॉरी ये गिवन लिखते हैं। तो गिवन में यहाँ सबसे पहले दिया हुआ है क्या, ए एन बराबर दिया हुआ है, सॉरी योग दिया हुआ है, मतलब एसएन दिया हुआ है 636, ये एसएन दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं ए बराबर भी दिया हुआ है मेरे को 9 और A2 बराबर भी दिया हुआ है 17। इसका मतलब है कि यहाँ से D निकाला जा सकता है, तो D हो जाएगा A2 माइनस A, तो D बराबर हो गया 17 माइनस 9, तो D बराबर हो गया 8। इसका मतलब है कि D का वैल्यू हमें पता चल गया है। अब हमें n का मान ज्ञात करना है कि n का वैल्यू कितना होगा, कितने पद, पद मतलब क्या होता है n, मतलब n का मान हमें कितना लेना है ताकि हमें इतना योग प्राप्त हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले फार्मूला लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, पहला वाला जैसे हम लिखे थे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा लिखे थे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और तीसरा लिखे थे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। यही 3 फार्मूलाज हैं। तो यहाँ पर देखो ये 3 फार्मूला जो है, यहाँ से हमें पता करना है एन का मान निकालना है। तो कौन सा फार्मूला इन तीनों में यूज कर दें कि एन का मान निकल जाएगा। तो एसएन चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है तो एन का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता, ये तो पहले ही कट गया है ना। लेकिन अब कटा नहीं है, अभी ये पूर्णतः कट गया। क्यों, क्योंकि हमें एसएन दिया हुआ है, तो एन का बात कहाँ से आ गया। तो ये फार्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते, ये तो पहले ही हम लोग इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, इसको नहीं लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा फार्मूला की ओर, यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एसएन इज इक्वल टू होता है, तो एसएन देखो यहाँ पे दिया हुआ है 636, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है। एन का मान तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन का मान नहीं पता है और डी का मान हम लोग कैलकुलेट कर लिए। इसका मतलब है इसमें केवल एक ही ऐसा चीज है जिसका मान हमको नहीं पता है, एन। तो समीकरण में हमें पता है कि अगर एक वैल्यू कोई ना पता हो तो समीकरण के द्वारा हम लोग उसका वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे देखते हैं कर पाते कि नहीं, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे एसएन का वैल्यू तो दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है और ए का वैल्यू भी तो दिया हुआ है, लेकिन ए एन नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें एन और ये ए एन ये दोनों अननोन हो जा रहे हैं। और एक ही अगर इक्वेशन दिया हो, एक ही तो समीकरण दिया हो और उसमें दो चीज अननोन हो जाए तो फिर उसको हम लोग कतई कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक इक्वेशन है और दो अननोन हो जा रहे हैं, दो की जानकारी नहीं है। इसका मतलब है इस फार्मूला से हम लोग आंसर तक नहीं पहुँच पाएंगे। और इस फार्मूला को अगर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, वन वेरिएबल है, केवल वन वेरिएबल है, कौन, एन, और एक ही समीकरण है। इसका मतलब है कि इसको आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो इस फार्मूला को यहाँ पर देखो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर एन हमें नहीं पता है, लेकिन ये पता है एस एन का वैल्यू दिया हुआ है 636 इज इक्वल टू एन बाई 2। क्यों, क्योंकि एन का मान नहीं पता, और 2a, तो a का वैल्यू तो दिया हुआ है ना दोस्तों 9, तो ये 9 हो गया।
और n माइनस 1 और d का वैल्यू फिर से दिया हुआ है कितना 8, ये 8 हो गया। अब ये दो देखो यहाँ नीचे है, इधर आएगा तो किधर जाएगा, इधर है तो ऊपर है ना, ये देखो यहाँ पर नीचे है, इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा। मतलब ये कितना होगा 672, सॉरी 636 गुना 1272 हो जाएगा n। और ये हो जाएगा दोस्तों, इसको गुणा कर लो, 9 दूना 18 प्लस 8, इसको ऐसे लिख लो n माइनस 1। चलो इसको गुणा ही कर लो, आसान हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8n माइनस 8 हो जाएगा ना, 8n माइनस 8। कोई दिक्कत किसी को, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो 8 जो है इसमें गुणा होगा, ये देखो 2 और 9 आपस में गुणा हो गया तो 2 9 18 हो गया। 8 और n को गुणा किए तो 8 एकम 8 और n के जगह n, 8 गुना 1 8 और ये माइनस था तो माइनस, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 1272 बराबर n, और ये देखो दोस्तों हो जाएगा 18 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 10 प्लस 8n। अब इसको अंदर घुसा के मल्टीप्लाई कर लो, 1272 बराबर हो गया 10n प्लस 8n स्क्वायर, है ना। तो यहाँ तक तो एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये इधर देखो प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये समीकरण हल करना है। तो ये देखो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर कितना हो गया 0। तो ये देखो हो गया यहाँ पर 0, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, n का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो आप लोग द्विघाती समीकरण पढ़े होंगे, तो द्विघात समीकरण में यहाँ पर बताया गया था, इसको सोल्व करने की बहुत सी विधि बताया गया था, है ना। जैसे पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती समीकरण का उपयोग करके भी पढ़े थे हम लोग, विविधकार निकालने के बाद पूर्ण वर्ग विधि, और एक बचपन की विधि थी। बचपन की विधि से मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले इसको क्या करो, आप कोशिश करो कि अगर छोटा हो सके तो इसको छोटा करो। तो यहाँ पर देखो इसमें 8 में 2 मौजूद है, यहाँ देखो 10 में भी 2 मौजूद है, और 1272 में भी 2 मौजूद है। मतलब यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 4n स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5n हो जाएगा माइनस 636, और ये बराबर हो जाएगा दोस्तों 0। और ये 2 इधर आके भागा में हो जाएगा। तो 0 के साथ किसी संख्या को गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो ले देकर 0 कर देता है। तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब बताओ इसका रूल आप लोगों को पता है या भूल गए। इसका रूल क्या कहता है, पहला और अंतिम वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 636 और 4 को। तो 636 गुना 4 कर लो, या फिर हाँ 636 गुना 4 कर लो, और इसको फिर तोड़ना है। तो तोड़ना है तो ये देखो 4 को बाहर ही रखो, 2 से इसको तोड़ो, 2 तिहाई 6, 18 दूना 36, फिर 2 से हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 नवा 18, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9। अब 53 तो कटने से रहा, और इसमें 2 गुना 2 एक्स्ट्रा कर देना 4 है, क्योंकि ये कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दिया 48। ये देखो एक 48 हो गया और एक 53 हो गया। मतलब 48 गुना 53 कर दोगे ना तो 636 हो जाता है, ठीक है। सॉरी 636 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है, 48 गुना 53 करने के बाद। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या देखना है, माइनस है, यानी कि एक ठो को हमको माइनस में रखना है और एक ठो को प्लस में रखना है। क्यों? क्योंकि ये माइनस 636 है, और गुणनखंड करने तो जानते ही होंगे। और यहाँ पर अगर नहीं भी जानते हो तो मेरा गुणनखंड वाला वीडियो को देख लो, वहां से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ एपी चल रहा है, गुणनखंड नहीं, फिर भी मैं हिंट्स के तौर पर इतना बता दिया हूँ कैसे तोड़ा। तो 48 और 53 आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ा कौन है, सॉरी यहाँ पे इसके पहले वाला चिन्ह देखो प्लस 5n है, ठीक है। तो देखो 53 में से 48 घटाओगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है कि ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस होता तो हम माइनस 53 लेते। यहाँ पर प्लस 5 है तो ये प्लस 53 लेंगे। क्यों? क्योंकि प्लस बड़ा होगा तभी तो माइनस वाला घटाएंगे तो वहाँ प्लस आएगा ना। तो यहाँ पर ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे इस दोनों थोड़ा उल्टा लिखो, कॉमन लेने में सहूलियत होगा। ये 48 एम पहले लिख दो और यहाँ पर आप कर दो प्लस 53 है। तो अब देखो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अब 4n को कॉमन ले लो तो n माइनस 12, ठीक है। अब प्लस यहाँ पर क्या करो 53 कॉमन ले लो तो n माइनस हो गया
12 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 4n प्लस 53। ये देखो रूल क्या कहता है, बाहर वाला को एक तो ब्रैकेट में कर दो, अंदर वाले को एक बार लिखो, अंदर वाला दोनों बराबर ही आएगा। ये देखो n माइनस 12, ये इसको क्या करो, एक तो ब्रैकेट में कर दो, कर दिए, और ये हो गया n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को करो, कोई एक को 0 कर दोगे तो ये 0 का, क्यों, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो 0 और ये 0 तो ये 0। तो यहाँ पर देखो इसको 0 कर लो, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, तो 4n इज इक्वल टू हो गया माइनस 53, तो n इज इक्वल टू हो गया माइनस 53/4। अब देखो n का मान जो हो सकता है, n का मान माने पदों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। आप -5 तो पद ले लेंगे, कभी ऐसा होगा? नहीं ना होगा। -5 को पद कैसे लेंगे, -3 को पद कैसे लेंगे, नहीं लेंगे। -5 पद, -3 पद, या फिर कह दें कि 2/3 पद लीजिए, तो ये कोई बात हुआ? नहीं हुआ। मतलब जब भी होगा तो ये पूर्ण धनात्मक संख्या होना चाहिए, मतलब या यूं कहें ये प्राकृत संख्या होना चाहिए। n का मान हमेशा प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भाषा क्या लिखेंगे, चूंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। अब चलते इसको देखते हैं, तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर हो गया 12। क्यों? क्योंकि ये माइनस में उधर गया प्लस, तो ये देखो प्लस में आ गया, और गिनती की संख्या मतलब प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, इसका मतलब है कि n का मान कितना हो गया 12। तो हम कह सकते हैं कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP का जो है ये 12 पद अगर ले लें तो हमारा आंसर 636 होगा, यानी कि n का मान कितना हो गया 12। समझ में आया? आइए चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर, वहां पर देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर कितना आया, और फिर हम इसको अगले क्लास में, जब अगला क्लास लेकर आएंगे तो वहाँ पर हम सोल्व करके आपको दिखाएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। आप लोग खुद से सोल्व करने की कोशिश करना। 3 फार्मूला मैंने बताया है, उसी 3 फार्मूलाज पर किसी न किसी पर ये फिट होगा और आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको एपी समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।